Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। आपके साथ वीडियो पे शहबाज शरीफ ने फिर एक और गोली मिली, उसी स्पीच में आगे बोले, इट इज शेमफुल फॉर अ न्यूक्लियर पावर टू बेग। एक एटमी ताकत, एक न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो भीख मांगे। अब कोई शर्म वरम की बात नहीं, ये सब ना झूठ बोलते हैं शहबाज शरीफ। हमें बड़ी शर्म आती है। शर्म क्या आती है? तुम तो प्रोफेशनल बेकारी हो, तुम्हें शर्म किस चीज की आती है? अपना काम करने में क्या शर्म है भाई? अगर कोई लोहार है और वो लोहे की चीज बना रहा है उसको फक्र है। अगर मैं फौजी था, मुझे अपने फौजी होने में फक्र है। जो सुनार है उसको सोने का काम करने में फक्र है। जो आईटी इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर करता है, कोडिंग करता है, उसको उसमें फक्र होता है। दुकानदार कोई चीज बेचता है वो बड़ा प्राउडली बेचता है। तो भाई तुम भिखारी हो, यू शुड फील प्राउड। तुम्हें फक्र होना चाहिए कि तुम भिखारी और क्या भीख मांगते हो। और दुनिया के इतिहास में, पूरी इस दुनिया की तारीख में तुम लोग जैसे बेकारी पैदा नहीं हुए। यू आर प्रोफेशनल, यू आर हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये अपनी ना डोमेस्टिक ऑडियंस को चूरन खिलाने का हमारा दिल, जब भी हम भीख मांगते हैं ना हमारा दिल, हम चाहते हैं, हम बड़े गैरतमंद लोग हैं, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं। जब किसी इज्जतदार बंदे को भीख मांगनी पड़ती है तो उसका कितना दिल टूटता है। ये ऐसे डायलॉग मारते हैं। इमरान खान ने क्या बोला था? मैं सुसाइड कर लूंगा। तो भाई साहब यूट्यूब में जाके देखो इमरान खान के बयान। इमरान खान ये कहता है कि मैं एक्चुअली सुसाइड कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाके हाथ फैलाने पड़े, किसी के सामने भीख मांगनी पड़े। मैं कशकोल तोड़ दूंगा। और सबसे ज्यादा भीख इमरान खान ने मांगी। तो ये सब पाकिस्तानियों को झूठ बोल बोल के, और पाकिस्तानी भी पता नहीं क्या मासूम है, क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता है इनका क्या प्रॉब्लम है कि जो भी इनको गोली देता है गोली स्वॉलो कर लेते हैं। तो ये कहते हैं साहब बड़ा शेमफुल है। शेमफुल भाई। और ये जो कह रहे हैं शेमफुल फॉर अ न्यूक्लियर पावर, बात न्यूक्लियर पावर के लिए, शेमफुल फॉर एनीबडी टू बेग। किसी भी मुल्क के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो चाहे ना हो, उसके लिए शेमफुल है। और यहां पर मैं पाकिस्तानी भाई बहनों से चाहता हूं एक सवाल अपने आप से पूछें, इस न्यूक्लियर हथियार ने आपको क्या दे दिया? क्या दे दिया इसने आपको? इसने खाना दे दिया, इसने बीमार का इलाज करा दिया, भूखे के पेट में रोटी डाल दी। इसने करा क्या आपको? आपकी गैरत तो 4 चांद इसमें लगा दी। करा क्या? कुछ नहीं करा। आज इसी न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में आप लोग डरे डरे जैसे सांप सूंघ गया हुआ घूम रहे, कहीं ये ना ले ले हमसे, कहीं ये ना ले ले। अब तो इसी को गिरवी रखने की बात आ गई। पाकिस्तानी मीडिया में ये सब बातें हो रही हैं कि हमारे आपके न्यूक्लियर हथियार किसी को नहीं चाहिए, ठीक है? और ना आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, ना आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है। और अगर आप अपना इतिहास, अपनी तारीख पढ़ें तो आप ही ने भारत के ऊपर अटैक करा है। और आपके खुद लोग ये कहते हैं, आपके लोग खुद ये एडमिट करते हैं छाती ठोक के, और हम गाजी हैं, हम मोमिन हैं, हम पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब नाम, हम मुजाहिद हैं, हम फलाने हैं। तो यार एक बार जीत भी जाओ ना लड़ाई। यार इतने तुम्हारे नाम इतने लंबे हैं, तुम्हारे 10-10 फुट के तुम्हारे नाम हैं, और हरकतें तुम्हारी इतनी छोटी हरकतें। तो भाई जितने लंबे तुमने नाम रख रखे हैं, गाजी, मुजाहिद, फलाना ढिमका, तो कुछ जीत के भी दिखा दो कि सिर्फ शेरो शायरी करनी है तुमने। हिंदू खा जाएगा, इंडिया अटैक कर लेगा, यही तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डाल के बचपन से तुम्हें बिगाड़ दिया। तुमने बोला हमें बम चाहिए, उसने क्या बोला? जुल्फिकार अली भुट्टो ने, वी विल ईट ग्रास बट वी विल हैव आवर ओन वेपन, आवर ओन बॉम्ब। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर का बाप और ये बिलावल का नाना, इसने क्या बोला था? हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बना के छोड़ेंगे। एटम बम बना लिया, भी नहीं मिल रही है सर्दी में। घास खाई रहे हो? तो भाई तुम घास खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? बताओ। खा रहे हो ना? खा जाते हैं घास। आप लोग घास खा रहे हो, लगातार घास खा रहे हो। क्यों खा रहे हो घास? आप इसलिए घास खा रहे हो क्योंकि आपने और चीजों पर तवज्जो नहीं दी। आपने हाथी पाल लिया, हाथी को घास कहां से खिलाओगे, चारा कहां से खिलाओगे, आपको पता ही नहीं। तो जो हाथी के लिए घास थी वो आप खा रहे हो, राइट? अब देखिए मेरे पास एक वीडियो है, ये वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज आई कैनॉट शो दिस वीडियो, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है।
मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये प्रोफेसर सज्जाद राजा हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला है, बड़ा वायरल हो रहा है, और हम वीडियो के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे। हम स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, पूरा वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको, स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे। और ये प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब का जरा एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। दिस इजंट अ मोटरसाइकिल रैली, पीपल इन पाकिस्तान आर डेस्परेटली चेजिंग अ ट्रक कैरिंग व्हीट फ्लावर, hoping to buy just one bag. People of Jammu and Kashmir should open their eyes. Lucky not to be Pakistani and still free to take a decision about our future. Do we have any future with Pakistan? पाकिस्तान का झंडा बना रखा है। ये मैं चाहता हूं एडिटर साहब जरा ये स्क्रीनशॉट्स लगाएं, यहाँ पे वीडियो ना लगाएं लेकिन स्क्रीनशॉट्स लगाएं, इस वीडियो के ग्रैब्स जिसको हम कहते हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे भूखे हैं, पीछे लड़ रहे हैं एक बोरी आटे के लिए, और मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे हैं ट्रक का कि किसी तरीके से हमें आटा मिल जाए, सस्ता आटा मिल जाए, जो वो है। पूरी देखिए, पूरी मोटरसाइकिल की रैली है पीछे, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्वाद आ गया आप लोगों को, खुशी हो गई? एटम बम आपका एटमी मुल्क, हर चीज में पाकिस्तानियों से पूछो वो साਡਾ एटमी मुल्क है, हो गया एटमी मुल्क। तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज होती है, इल्म भी कोई चीज होता है। कुरान शरीफ में सबसे पहले क्या बात लिखी गई है? इकरा। इकरा ये फर्ज है मुसलमान को, टू रीड। इकरा मतलब पढ़ो। कुरान शरीफ का पहला हुक्म है पढ़ो। वो तुमने पढ़ा नहीं, तुमने बम और बना लिया, ठीक है। अब तुमसे समझ नहीं रहा, अब तुम्हारे गले सूख गए। तो फिर ये पूरा फ्रॉड, ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये सब ये फ्रॉड करना बंद करो। खैर एनीवे दोस्तों, श्रीलंका ने बोला है कि हम जो अपनी मिलिट्री है हम इसको कट करेंगे। तो ये अल जजीरा का आर्टिकल है जो मैं कोट करना चाहता हूं। श्रीलंका का ये कहना है कि भाई जो हमारी फौज है ना, ये इसका 1/3 यानी कि 1,35,000 हम लोग काट देंगे उसको, इतनी फौज कम कर देंगे। और 2020 तक 1 लाख और उसके ऊपर काट देंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें फौज की इतनी जरूरत नहीं है जो हमने एक जमाने में इतनी बड़ी फौज इकट्ठा कर रखी थी ना, एलटीटी का मामला था। और इनको कोई एक्सटर्नल थ्रेट तो है नहीं श्रीलंकन को, ऐसा तो नहीं कि इंडिया अटैक कर रहा है कोई और इनको अटैक कर रहा है, ऐसी बात नहीं, हमारे बड़े अच्छे संबंध में। तो श्रीलंका को इतनी बड़ी फौज नहीं चाहिए। ये इन्होंने जब बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया श्रीलंका, जब लोगों के पेट्रोल पंपों में लड़ाई होने लगी और जब मंत्रियों के घर में घुस घुस के चांटे मारने लगे मंत्रियों को, उनके स्विमिंग पूल में लोग नहाने लगे जाके वहां पे, और उनके घरों को उजाड़ दिया, आग लगा दी उनके घरों में, तब जाके एहसास हुआ कि बॉस आपको इतनी बड़ी फौज चाहिए नहीं, किसकी चाहिए आपको, कौन आपको अटैक कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेल बैलेंस हाईली टेक्निकल फोर्स हम करेंगे, छोटी फोर्स होगी, इफेक्टिव होगी। तो श्रीलंका अगर कभी प्रॉब्लम हो तो श्रीलंका का दिफा करे, श्रीलंका को प्रोटेक्ट करे, लेकिन छोटी फोर्स जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करे, रैपिड रिस्पॉन्स करे, ये सब श्रीलंका कह रहा है। देखिए ना, श्रीलंका का एक बड़ा खूनी पास्ट रहा है एलटीटी के साथ, इनका जो लड़ाई हुई थी, और बहुत ज़्यादा उसमें इंडियन आर्मी भी गई थी। आप लोग कभी किसी वेटरन से मिलेंगे तो वो आपको ऑपरेशन पवन की, जो मुझसे सीनियर हैं, मेरे ज़माने में तो था नहीं ऑपरेशन पवन, मेरे ज्वाइन करने से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले ख़त्म हो चुका था वो, लेकिन जो मुझसे सीनियर हैं वो आपको कहानियाँ सुनाएंगे ऑपरेशन पवन श्रीलंका की। और मैंने भी ऑपरेशन पवन की कहानियाँ सुनी हैं। मैं कभी श्रीलंका गया नहीं, और जाहिर सी बात है जब ऑपरेशन पवन चल रहा था उस समय मैं स्कूल में था, तो ऑब्वियसली मेरा कोई नॉलेज नहीं है ऑपरेशन पवन के बारे में, लेकिन जो सीनियर वेटरन्स हैं वो आपको एजुकेट करेंगे। आप कभी उनसे पूछिएगा कि कितनी मुश्किल लड़ाई थी जंगलों के बीच में, वो श्रीलंका की फौज ने भी लड़ी है। और श्रीलंका की फौज ने जो भी करा, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करे, फौज ने वो लड़ाई जीती है। आज की तारीख में लिट्टे तो है नहीं वहाँ पे एलटीटी, अब एलटीटी है नहीं तो इतनी बड़ी फौज चाहिए क्यों? क्योंकि फौज को ना, यू गेट दी आर्मी यू पे फॉर इट, एक साफ सीधी बात है। आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी मेरी बात, लेकिन फौज के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको फौज रखनी है ना तो फिर आपको उतना पैसा चाहिए, और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप वो फौज नहीं रख सकते, बिकॉज फौज इट्स अ स्टेट बोर्न एक्सपेंडिचर। स्टेट पैसा देता है इसका फौज का, और फौज किसी भी देश की, भारत हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, कोई भी हो, वो उस देश की ना जिसको कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी रोज इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जिस दिन बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी इस्तेमाल, एंड दैट इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ना इज वेरी हाई, वेरी स्टीप। तो दोस्तों ये
दूसरी बात थी। अब मैं आपको तीसरी चीज बताने लगा हूं यहाँ पे कि अटलांटिक काउंसिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है अमेरिका में। अटलांटिक काउंसिल ने 2-3 बातें कही हैं जो कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इन्होंने बोला है कि इसमें ना by 2033 do you expect any of the following countries to break up internally for reasons including but not limited to revolution, civil war or political disintegration? तो इन्होंने जो इसमें दिया है, रशिया का 40% चांस दिया है कि रशिया टूट जाएगा, यानी कि रशिया रहेगा, लेकिन रशिया उस हालत में नहीं रहेगा जिस हालत में वो आज दिखता है। 40% चांस है रूस का, 8% है अमेरिका का, 6% है चाइना का, 1% है इंडिया का, यानी कि जो 4-5 बड़े मुल्क हैं उनका इन्होंने दे दिया। सबसे कम चांस है दंगा फसाद, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, सिविल वॉर, तो सबसे कम चांस है वो इंडिया का है 1%, रशिया का है 40%। ये बताया विच कंट्री इज नॉट करंटली अ फेल्ड स्टेट बट मोस्ट लाइकली टू बिकम अ फेल्ड स्टेट विद इन द नेक्स्ट 10 years। जो मुल्क आज की तारीख में फेल्ड स्टेट को हम नहीं कह सकते फेल्ड स्टेट है, लेकिन अगले 10 साल में मोस्ट लाइकली है कि वो फेल्ड स्टेट हो जाए। इसमें नंबर 1 पे रशिया फिर से। एक्चुअली रशिया के पीछे क्यों पड़े लोग, मैं आपको बताता हूँ। रशिया ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूक्रेन में उसके एम्स थे रशिया के ना, कि हमारे ये एम्स होंगे यूक्रेन में, वो एम मीट नहीं कर पाई रशियन मिलिट्री, इसलिए इतने कमांडर्स चेंज हो रहे हैं, सैक हो रहे हैं, किसी और को लगा रहे हैं, वो कर रहा है, ये यू सी दिस इंटायर थिंग, दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल यूक्रेन। क्या ये जो करना चाहते थे, देखिए कोई कहते हैं कि साहब वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, इसका प्रोपेगेंडा है, चलो मैं कह रहा हूँ सब प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन रूस की पिटाई कर रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा है, मैं मान के चल रहा हूँ प्रोपेगेंडा। लेकिन एक बात बताओ, आज की तारीख में जो लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही, बस अपने आप से इतना सवाल पूछिए, क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हाँ या ना? अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो तकरीबन 23 या 24 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, राइट, 11 महीने हो गए उस लड़ाई को लगभग। 11 महीने जिस लड़ाई को हो गए हैं दोस्तों, अब मुझे आप ये बता दो कि जिस लड़ाई को 11 महीने हो गए अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? आज के जमाने में 21st सेंचुरी में 11 महीने की लड़ाई होती है। These are wars for this thing, you know, these are high intensity wars. This is not like कि 20 साल के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर रहा है। वो तो चलते हैं, दिहाइयों चलते हैं, दशकों चलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जंग की बात कर रहा हूँ। रशिया कहाँ पे, रशिया अपना रास्ता भूल गया। इतना सा बिलान भर का यूक्रेन उसको क्यों नहीं काबू कर पाया? ठीक है, अमेरिकन कंसल्टेंसी उनको दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन ट्रिगर पे जो उंगली हो तो यूक्रेनियन है। ये आपको बात माननी पड़ेगी, आपको पसंद आए ना, ये आपको बात माननी पड़ेगी कि 11 महीने बाद भी वहां पे जंग जारी है और कीव जो है उनकी कैपिटल सिटी वैसी खड़ी है जैसे पहले, टूट गई जैसे भी, पर ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। अगर रशिया के सारे एम जो यूक्रेन में रशिया के एम थे, अगर रशिया ने वो एम हासिल कर लिए हैं अपने, जो रशिया चाहता था कि हमें हासिल करें, अगर वो हासिल कर लिए हैं तो लड़ाई खत्म कर दी। मेरा ये सवाल है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर एम हासिल नहीं कर पाया रशिया तो इसका मतलब रशिया फंस गया, क्योंकि 11 महीने तक जंग चल रही है तो अनहर्ड ऑफ है। 11 महीने तक जंग चल रही है, तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। इसलिए बोला है कि रशिया डिसइंटीग्रेट कर सकता है। करंट फॉर्म में रशिया नहीं रहेगा, रशिया पहले भी डिसइंटीग्रेट कर चुका है 1991 में, तो उनको ये है कि हाँ दोबारा ऐसा हो सकता है। अफगानिस्तान का 10% चांस है, 8% पे है पाकिस्तान, फिर है वेनेजुएला, और उसके बाद अमेरिका, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ब्ला 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 ब्ला, और इसमें इंडिया का नाम है नहीं, फिर होना भी नहीं था इसमें इंडिया का नाम, ठीक है ना। तो फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को क्यों कहते हैं? अफगानिस्तान का तो ये मामला है कि अब कोई रिकॉग्नाइज उनको करता नहीं है, और अफगानिस्तान के पास वो ट्रेड भी नहीं है, किसी का एम्बेसी भी नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान को बोला ये सब। लेकिन अफगानिस्तान भीख नहीं मांगता पाकिस्तान की तरह। अफगानिस्तान ने कभी अपना कटोरा लेकर दुनिया भर में नहीं गया कि हमें 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो। ये बात आपको माननी पड़ेगी। वहां पर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो अफगान के साथ, तालिबान के साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट द अफगान तालिबान, आई मीन वन थिंग आई से, एक मेरा सलूट है अफगान के लोगों को, जो अफगानी लोग हैं, कोई नहीं है, एक मेरा सलूट है यार, भीख नहीं मांगते लोग, ये भूखे सो जाएंगे, भीख नहीं मांगते, अनलाइक पाकिस्तान विच इज नेक्स्ट इन लाइन। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि साहब ये इसका भी बैंड बजा हुआ है पाकिस्तान का। ये इसलिए पाकिस्तान का ज्यादा बैंड बजा हुआ है बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ये और प्रॉब्लम है कि वहां पे किसी चीज की पॉलिसी नहीं है। ये सब इंडिविजुअल
सेंट्रिक इनकी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। इमरान खान कहता है मैं मसीहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ कहता है मैं मसीहा हूँ, नवाज शरीफ कहता है मैं मसीहा हूँ, जरदारी भुट्टो, जरदारी का जो बेटा है ये बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहता है मैं मसीहा हूँ, आ जाऊँगा। प्लान किसी के पास नहीं है, पॉलिसी किसी के पास नहीं है, टीम किसी के पास नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ पॉलिटिकल टैलेंट। पॉलिटिकल टैलेंट है ही नहीं। जहां पे फौज के बूट के नीचे पले बड़े हों, फौज के बूट के नीचे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सियासतदान फौज के बूट के नीचे पैदा हुए हैं और वहीं पे उन्होंने जन्म लिया है और वहीं पे बड़े हुए हैं, वो किस तरीके से, उनको क्या पॉलिटिकल सेंस होगा उन लोगों को। अभी भी इमरान खान ये कह रहा है कि इलेक्शन करवा दो, आर्मी चीफ से कह रहा है इलेक्शन करवा दो। अरे इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, आर्मी चीफ का काम है इलेक्शन कराना। तो सब लोग देखो, ये फौज को गाली दें न दें, सब फौज से भीख मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि करता धरता वही लोग भीख देंगे तब इनके घर चलेंगे। तो ये एक स्टोरी है। अच्छा, आगे चल के बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि वी आर हेडिंग for more countries with nuclear weapons and less cooperation on the stopping of these weapons but not necessarily actual use। तो इसमें लिखा गया है कि which of the following countries will have nuclear weapons within the next 10 years। 68% चांस है ईरान का हो जाएगा अगले 10 साल में। सऊदी, ईरान क्या होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सऊदी ना करे, सऊदी तो करेगा ही करेगा, इनकी कट्टर दुश्मनी है। सऊदी 32%, साउथ कोरिया 19%। साउथ कोरिया की भी मजबूरी है भाई, मजबूरी है साउथ कोरिया की। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया डेली मिसाइल फायर करता रहता है, तो साउथ कोरिया के पास भी वेपन होने चाहिए। जापान 14% और बाकी अदर्स और नो न्यू कंट्रीज विल एक्वायर 13%। लोग कहते हैं डोंट नो 10%, बट जापान को भी बहुत सॉलिड थ्रेट है। मैं तो इसमें कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, जापान भी करेगा, ये सब करेंगे। चाइना से सब परेशान है, ये सब के सब करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारा जो मेन न्यूज थी अभी तक वो आज की थी। मेन जो इशू है वो है इस चीज का, तो फिर उन्होंने इस चीज से सारी बात है, बेरोजगारी काफी बड़ी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, टेक्सटाइल बंद हो रही हैं, जो कि छोटी मोटी थी ना इधर मिलेज, तो वो भी बंद हो रही हैं क्योंकि उधर भाई आप पता नहीं दिल में क्या बोल रहे हैं खुली बात करें करनी है। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो वो ना उनको एक मेन रीजन यही है कि वो भी बंद हो रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी काफी बढ़ रही है, ऊपर से एक ठंड है, ठंड ने काफी मामले खराब किए हैं यार। अब आप मेजर मैं बताता हूँ आपका, हमारा जो है ना, मैं अपनी इसलिए मिसाल देता हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा फील्ड में रहते हैं, थोड़े बहुत हैं, तो हमारा तल्लक है बिजनेस। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।